लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हमें पता है कि हमारे पास दो प्रकार के चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, ये तो आपके पास रिपेल करते हैं या एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो इनके अलावा हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी है उसमें एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी इज algebraic sum of the charge on different region। क्या है? the total charge on a body is algebraic sum of charge, sum of charge in different region of body। हमारे पास कोई भी बॉडी है, जैसे ये बॉडी, इस बॉडी के ऊपर मान लीजिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो किसी भी यहां पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है, किसी भी रीजन में जो चार्ज होगा तो इनका जो टोटल जो चार्ज होगा वो आपके पास क्या होगा? अलजेब्रिक सम होगा। अलजेब्रिक सम का मीनिंग क्या है? जैसे हम सिंपली नंबर को ऐड करते हैं 5 + 6 तो आपके पास क्या है? 11। तो उसी तरह इनका सम होगा। मींस जो लाइक चार्ज है वो आपके पास सिंपल ऐड होंगे और अनलाइक चार्ज है वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सबट्रैक्ट। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी बॉडी है, इसके ऊपर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, Q5 चार्ज। इसके ऊपर 5 चार्ज है। Q1 की वैल्यू हमारे पास 6 है, Q2 की वैल्यू हमारे पास -5 है, Q3 की वैल्यू 4 है, Q4 की वैल्यू 2 है, Q5 की वैल्यू -3 है। तो इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या होगा? Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5। तो Q1 क्या है? 6 + -5 + 4 + 2 + -3। तो इनका अलजेब्रिक सम होगा। तो अलजेब्रिक सम क्या होगा? इन दोनों का -8 और 12 टोटल। तो ये आपके पास क्या आएगा? टोटल 4। क्या होगा? टोटल 4 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा? जो टोटल जो चार्ज है इस बॉडी के ऊपर वो इसका अलजेब्रिक सम। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी के अलावा दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? जिसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 11th क्लास में कि आपके पास क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ला हमने पढ़े थे। उसी तरह आपके पास ये भी है एनर्जी। क्या है? चार्ज क्या नहीं हो सकता? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या है? चार्ज को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चार्ज कैन ओनली ट्रांसफर from
one body to another body, one body to another. चार्ज को केवल हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको न तो क्रिएट कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, ये है। तो अब हम दूसरे वर्ड में क्या करते हैं, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। नेट चार्ज ऑन an isolated system is constant। कोई भी आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम, उस आइसोलेटेड के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो कांस्टेंट चार्ज। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक क्या है, एक आपके पास ग्लास रोड है, उस ग्लास रोड को हमने क्या किया है, रब विद ए पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। ग्लास रोड को हमने क्या किया है, रब विद ए, ये आपके पास क्या है, सिल्क क्लॉथ पीस है और ये आपके पास ग्लास रोड है। इस ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब किया है, तो इनमें क्या हुआ, चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब क्या होगा, टोटल चार्ज आफ्टर रबिंग, जो टोटल चार्ज जो है, चार्ज आफ्टर रबिंग, रब करने के बाद आपके पास टोटल चार्ज क्या होगा, जो क्या होगा, चार्ज ऑन ग्लास रोड, चार्ज ऑन ग्लास रोड इज इक्वल टू चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ। ठीक है, जो आपके पास चार्ज लोड है, ठीक है, और सिल्क क्लॉथ के ऊपर जो चार्ज है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। या इसको ये कह सकते हैं, ठीक है, कि इनका जो टोटल चार्ज है, इन दोनों का जो टोटल चार्ज है, चार्ज ऑन ग्लास रोड और चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ, बिफोर रबिंग इज इक्वल टू आफ्टर। इन दोनों का चार्ज का जो टोटल है वो रबिंग से पहले भी सेम था और आफ्टर रबिंग भी क्या है, सेम। ठीक, तो ये आपके पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। या अब ये भी कह सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम। ठीक है, टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू इन आइसोलेटेड सिस्टम और मेक ए सिस्टम टू कंजर्व। ठीक है, कौन किस केस में, ग्लास के केस में। जो ग्लास और सिल्क है, जो ग्लास और सिल्क के केस में आपके पास क्या है, टोटल पॉजिटिव जो चार्ज था और टोटल नेगेटिव जो चार्ज है वो आपके पास क्या होगा, जीरो। आफ्टर रबिंग, रबिंग के बाद जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, टोटल नेगेटिव चार्ज है, वो आपके पास क्या होगा, जीरो। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि दोनों बराबर होंगे। और यदि किसी आइसोलेटेड सिस्टम, किसी बॉडी के ऊपर, दोनों के किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पूरा है, तो वो बॉडी आपके पास क्या कहलाती है, न्यूट्रल कहलाती है। अब तीसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज इन डिस्क्रीट पैकेट रेदर देन कंटिन्यूअस अमाउंट। क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज, एग्जिस्टेंस
of charge in district। ठीक है, क्या होगी? डिस्ट्रिक्ट या discrete packets rather than continuous amount। ठीक है, ठीक है। Existence of charge in discrete packet rather than continuous amount। कंटिन्यूस अमाउंट की बजाय आपके पास डिस्क्रीट है। ठीक है, जैसे कि आपके पास डिस्क्रीट मीन्स आपके पास क्या है, या तो 1 2 3, न कि 1.1 1.2 या 2.6, ये आपके पास क्या है, इस तरह से हम चलते हैं। तो ये आप कंटिन्यूस फॉर्म में चलते हैं, मीन्स आपके पास या इंटीजर फॉर्म में होगा, न कि रेशनल और इरेशनल फॉर्म में। ठीक है, इन अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, एनी चार्ज बॉडी कैन हैव चार्ज विच इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक एलिमेंट्री चार्ज। क्या कह सकते हैं अदर वर्ड्स में, एनी चार्ज ऑन ए बॉडी क्या होगा, विच इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, बेसिक एलिमेंट्री चार्ज। बेसिक चार्ज ई, इसका इंटीग्रल होगा। ठीक है, बेसिक इंटीग्रल एलिमेंट, बेसिक ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री बेसिक ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, Q इक्वल टू एन। ठीक है, तो एलिमेंट्री चार्ज ई है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, Q क्या है, टोटल चार्ज, एन क्या है आपके पास, एनी इंटीजर नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और E क्या है आपके पास, बेसिक एलिमेंट्री चार्ज, बेसिक ऑफ एलिमेंट्री चार्ज है, जिसकी वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, जिसकी वैल्यू ये है। तो ये है आपके पास, तो आपके पास कोई भी चार्ज है Q क्या होगा, प्लस माइनस E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E एंड सो, इनमें से कुछ होगा, न कि कोई रेशनल। और क्लियर समझना है तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल लेंगे, कैन ए ऑब्जेक्ट, क्या एग्जांपल लेंगे, कैन ए ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, हैव ए चार्ज, कितना चार्ज, 2.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। क्या कोई सिस्टम 2.8 इंटू 10⁻18 कूलम चार्ज हो सकता है किसी सिस्टम के? देखो हमारे पास फार्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई, तो चार्ज, तो Q आपके पास क्या है, 2.8 इंटू 10⁻⁻18, ई की वैल्यू हमें पता होती है, क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब निकालना क्या है, अन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अन इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई, वैल्यू रखते हैं 2.8 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो क्या आएगा इसका, हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 17 इंटू 17.5, क्या आएगा 17.5। क्या 17.5 चार्ज हो सकता है किसी सिस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर?
बॉडी के नहीं। क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट ए इंटीजर, ये आपके पास क्या है, इंटीजर नंबर नहीं है। तो एज पर क्वांटाइजेशन क्या है, एज पर क्वांटाइजेशन चार्ज मस्ट बी एन इंटीजर। क्या चाहिए? चार्ज मस्ट बी एन इंटीजर। क्या है? चार्ज मस्ट बी एन इंटीजर नंबर होना चाहिए। सो दैट चार्ज कैन नॉट बी हैव द गिवन सिस्टम। सो द गिवन सिस्टम या ऑब्जेक्ट cannot have 7.9 now cannot have 2.8 into 10 raised power minus 18 कूलम चार्ज। तो वो सिस्टम आपके पास ये चार्ज नहीं ले, उस सिस्टम के ऊपर ये चार्ज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये आपके पास इंटीजर नंबर है। एज ए क्वांटाइजेशन ये आपके पास क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्म में होना चाहिए, न कि इस फॉर्म या इस फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। रेशनल और इरेशनल नंबर तो होना ही नहीं चाहिए, ओनली इंटीजर नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और हम पढ़ेंगे, क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कोई भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है, डज नॉट वेरी, वेरी नहीं करेगा। कब? जब वो बॉडी मूव करेगी। ठीक है, कोई बॉडी मूव करती है तो वो चार्ज आपके पास मूव नहीं करेगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड बॉडी डज नॉट वेरी व्हाट एवर मे बी चार्ज इन मोशन और नॉट। ठीक है, या magnitude of a body cannot, magnitude of a charge, magnitude of a charge on a body cannot vary if body is मोशन और नो। ये आपके पास कोई बॉडी है, मोशन में है या रेस्ट में है, तो उसके ऊपर जो भी चार्ज है वो वेरी नहीं करेगा। तो मीन्स आपके पास क्या होगा, चार्ज इन रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, यदि ये आपके पास है तो ये आपके पास क्या है, इनवेरिएंट है। क्या है, चार्ज बॉडी के ऊपर इनवेरिएंट फॉर्म में होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इनवेरिएंस है तो ये हमारे पास क्या थी, बेस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज आपके पास क्या है, एक इंट्रिंसिक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है, चार्ज हमारे पास क्या है, एक इंट्रिंसिक फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए पार्टिकल। इसी तरह पार्टिकल की एक इंट्रिंसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मास। तो चार्ज एंड मास आर बोथ आर द इंट्रिंसिक फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए पार्टिकल। ठीक, तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और मास। सबसे पहला, ये आपके पास पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। मास ऑलवेज पॉजिटिव। किसी बॉडी का मास नेगेटिव देखा है,
माइनस और प्लस ये हो सकता है, लेकिन किसी बॉडी का मास -6 kg देखा है नहीं ना, तो ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट केस, ठीक है। ये चार्ज जो है जिस किसी बॉडी का, इसके ऊपर चार्ज हो सकता है, इसका मास है, ठीक है, इसका मास है, इसका मास तो है, लेकिन इसके ऊपर जरूरी नहीं है कि चार्ज, ठीक है। तो आपके पास चार्ज है तो विदाउट मास के चार्ज नहीं हो सकता। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, और मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक है। और क्या है, यदि हम चार्ज का ट्रांसफर होता है, जिसे हमने क्या किया था, इसके ऊपर सिर्फ क्लॉथ्स के साथ हमने ग्लास और किया था, तो इसके ऊपर जो चार्ज आया था तो उसका मास क्या था, डिक्रीज किया था। तो आपके पास क्या है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज cause of change in mass। जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो आपकी मास के चेंज का कारण है, ठीक है, ठीक है। या ये कह सकते हैं ब्रेन द चेंज इन मास, ठीक है। इसकी जगह कैन कर सकते हैं, कैन कॉज ऑफ चेंज इन मास। और यदि मास चेंज हो, ट्रांसफर होता है, तो आपके पास क्या होगा, जरूरी नहीं है कि आपके पास चार्ज भी ट्रांसफर हो। ट्रांसफर ऑफ मास may not bring change in charge, ठीक है। ये है, ये आपके पास क्या होता है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव होता है, ठीक है। क्या होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मींस रिपल्सिव पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव को रिपेल करेगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव। क्या होता है, मास ऑलवेज अट्रैक्टिव, क्या है, मास ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो ये है, इसके अलावा और भी है। चार्ज आपके पास क्या है, क्वांटाइज है। क्या है, चार्ज क्या है, क्वांटाइज है। मींस आपके पास अभी क्या है, क्वांटाइज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी में चार्ज जो है वो इंटीजर नंबर होगा, नॉट ए इरेशनल और रेशनल, बट मास कैन बी रेशनल एंड इरेशनल फॉर्म। क्या है, मास रेशनल और इरेशनल फॉर्म में हो सकता है। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। मास नॉट क्वांटाइज्ड, मास नॉट क्वांटाइज्ड, ये आपके पास 1 2 3 4 इंटीजर में होगा, लेकिन मास किसी बॉडी का 6.2 kg हो सकता है। आप वेट करोगे, आपका जरूरी नहीं है कि 70 kg हो, ठीक है, या 50 kg हो, तो 50.5 भी हो सकता है, 70.6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्वांटाइज नहीं है, क्यों, क्योंकि ये रेशनल फॉर्म में आता है, तो ये इंटीजर नंबर नहीं है, ठीक है, ठीक है। और क्या है आपके पास, चार्ज कंजर्व्ड है। क्या है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज आपके पास क्या कंजर्व्ड है, मास कंजर्व्ड नहीं है। क्यों, मास चेंज विद द एनर्जी, मास एनर्जी के साथ चेंज होता है। कैसे, किस रिलेशन से, E = mc²। इस C आपके पास क्या है,
स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो आपके पास क्या है, मास चेंज विद द एनर्जी। और क्या है, और हमने क्या बताया, चार्ज क्या आपके पास इनवेरिएंट है, क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट। अभी पढ़ क्या है, चार्ज क्या है, इनवेरिएंट है, Q इन रेस्ट इज इक्वल टू Q इन मोशन। जब वो रेस्ट में है मोशन में, चार्ज आपके पास क्या है, सेम। वेलोसिटी क्या है, ना सॉरी, मास क्या है, इनवेरिएंट नहीं है, क्या है, चार्ज मास नोट इनवेरिएंट। ठीक है, चार्ज इज नॉट ए इनवेरिएंट। ठीक है, इनवेरिएंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि चार्ज आपके पास वेलोसिटी के साथ चेंज होता है, जैसे आपके पास सॉरी मास वेलोसिटी के साथ चेंज होता है, किस रिलेशन से, इस रिलेशन से। हम क्या है, एक्चुअल मास, अब नोट आपके पास क्या है, मास इन रेस्ट ऑफ बॉडी, और वी आपके पास वेलोसिटी ऑफ बॉडी, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो मास आपके पास क्या है, चेंज होता है स्पीड के साथ, और चार्ज नहीं। ये इनका पूरा कंपेरिजन था। ठीक, तो इतना समझ में आया। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे, कूलम्ब्स। क्या है, कूलम्ब्स लॉ। क्या है, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ क्या है, किसने दिया था, चार्ल्स कूलम्ब ने दिया था। चार्ल्स कूलम्ब दिया था, कब दिया था, 1785 1785 के अंदर चार्ल्स कूलम्ब ने दिया था। उसने क्या कहा था, ठीक है, जो क्या है था, पॉइंट चार्ज, क्या था, द पॉइंट चार्ज विच है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है, तो पॉइंट चार्ज है जो उसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two charge at rest. When two charge are rest, they are repulsion force or attraction or repulsion. ये किसी चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है या रिपल्शन फोर्स है, जब वो रेस्ट में है तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बात करते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या है, द साइज ऑफ बॉडी विच हैव पॉइंट चार्ज। क्या है, ये बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है, कोई भी चार्ज इस बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो इसको आप पॉइंट चार्ज कब कहेंगे, जो इस बॉडी का जो साइज है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वेरी स्मॉल है। ये हमारा लेट अज्यूम कर लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस बॉडी का जो साइज है आपके पास क्या है, जो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है r, और इस डिस्टेंस से इसकी जो साइज है वो वेरी स्मॉल, बहुत कम है, तो ये आपके पास क्या है, कंसीडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज। इसका साइज कुछ भी हो। इसे एग्जांपल के तौर पर हमने हम 11th क्लास में ग्रेविटेशन में पढ़ा है कि हम अर्थ को एक पॉइंट मास बॉडी मानते हैं इन कंपैरिजन ऑफ सन। सन के रिस्पेक्ट में हम अर्थ को पॉइंट चार्ज मास बॉडी मानते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ की और सन की जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ अर्थ।
तो इसलिए आपके पास जो बॉडी का जो साइज है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास ये है, उसकी डिस्टेंस से आपके पास कम है, तो आपके पास क्या कराएगा 0.4 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि कूलम्ब्स लॉ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है? ठीक है, एक तो है आपके पास 0.4 होना जरूरी है। पहले एक कंडीशन तो अपनी 0.4 होना जरूरी है। क्या है? 0.4 होना है। ठीक है, क्या कंडीशन तो क्या है आपके पास 0.4 होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन है ये जो चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो भी है वो आपके पास क्या हो ओवरलैप ना हो। क्या हो? ओवरलैप ना हो। मीन्स उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, दे मस्ट हैव डिस्टिंक्ट पॉइंट, हैव सम डिस्टेंस। और दूसरा क्या है कि आपके पास कोई भी चार्ज, दो चार्ज की बात करते हैं या तीन चार्ज की बात करते हैं, ये क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेशनरी होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, क्या है? कोई भी जो चार्ज है जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, वो चार्ज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन या स्टेशनरी फॉर्म में होना जरूरी है। ये आपके पास कुछ कंडीशंस है जो कूलम्ब्स लॉ के लिए जरूरी है। तो अब हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ क्या है। द इलेक्ट्रिक क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज। जो पॉइंट चार्ज है उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के होना चाहिए एंड इनवर्सली proportional to square of distance between them। उन चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उनका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जो चार्ज हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कंसीडर 2 पॉइंट चार्ज, हम 2 पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं Q1 और Q2। दो हमारे पास पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2। ठीक है, तो अब तो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड Q1 और Q2, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। और क्या है? चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square of the distance between them, square of the distance between them। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब इसको ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपके पास है, अब इक्वल टू समान के लिख लेता हूं कि Q1 Q2 R। ठीक है, के क्या है आपके पास? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं और कूलम्ब्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? कूलम्ब कांस्टेंट भी बोलते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलम्ब कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है कि, और ये किसके बराबर होता है? के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन लिख देता हूं मैं,
ये आपके पास क्या है, परमिटिविटी, क्या है, परमिटिविटी ऑफ सिस्टम, ठीक है। ये आपके पास क्या है, परमिटिविटी है। ये परमिटिविटी किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू ये आपके पास क्या एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, और फ्री स्पेस क्या है, ये आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ठीक है। और फ्री स्पेस, और ये आपके पास क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी और मीडियम, किसी भी मीडियम की ये रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो ये आपके पास, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 4 पाई, ठीक है। तो अब हमने किसी मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है, किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है, तो हम निकाल सकते हैं। तो उससे पहले हम आपको क्या लिखेंगे, 1/4 पाई Q1 Q2, ये हमारे पास क्या है, किसी भी मीडियम में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ये हमारे पास किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। क्या है, मीडियम की बात करते हैं तो ये मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, और SI यूनिट के केस में, ये क्या है, SI यूनिट के केस में, SI यूनिट के केस में है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कितनी होती है, 8 × 854 × 10⁻⁻12, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। SI यूनिट की बात करते हैं तो ये आपके पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एंड मीडियम, ठीक है, इन एंड मीडियम हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम फ्री स्पेस की बात निकालते हैं, क्या है, अब फ्री स्पेस में बात करते हैं। फ्री स्पेस में ये कितना होगा, फ्री स्पेस मींस एयर, ठीक है, 1/, तो एयर में है हमारे पास उसकी परमिटिविटी होती है रिलेटिव, ये जो हमारे पास परमिटिविटी है ये कांस्टेंट है एयर की, इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमारे पास एयर के, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों, 4 भी हमारे पास कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और ये भी हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, कितनी है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ठीक, ये इसकी वैल्यू है। तो ये, तो अब हम ये जो हमारे पास क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, ठीक है। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक चार्ज इन एयर एंड मीडियम इज सेम एंड सेम डिस्टेंस, यदि इनके सेम चार्ज है और सेम डिस्टेंस पे हैं तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या आएगा, ये आपके पास, हमारे पास क्या आएगा, बता सकते हो, चलो या, ठीक है, क्या आएगा, ये आएगा। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे इसको, for electrostatic force in a free space having 2-point charge in a discrete distance is the with respect to
या ये भी कह सकते हैं कि द relative permittivity is ratio of the electrostatic force in a free space having two charge q1 and q2 separated by a distance r with the electrostatic force in a medium having same charge and same separation distance. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी. ये तो हमारे पास क्या थी, एसआई यूनिट के केस में थी. अब इसी को हम यदि सीजीएस यूनिट के केस में निकालते हैं, सीजीएस के केस में, सीजीएस यूनिट के केस में निकालते हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, तो उस केस में हम जो के ले रहे थे, समान के, जो हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब कांस्टेंट था. क्या था, कूलम्ब कांस्टेंट था. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोला था. ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल के. ये आपके पास क्या था, स्मॉल के था. ठीक है, तो ये आप हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कैपिटल के. और कैपिटल के हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. यहां जो कैपिटल के है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो मीडियम की बात करते हैं, तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या था, ये के था, समान के था. तो अब हम यहाँ क्या लिखते हैं, 1 बाई कैपिटल के Q1 Q2 बाई R², ये लिख सकते हैं. ठीक, और ए की बात करें, ये तो हमारे पास था सीजीएस यूनिट में मीडियम. अब ए की बात करें, तो ए में हमारे पास है, तो अब इसको हम ए में हमारे पास क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ए में कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 1 होता है. तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्या था, के समान के था, तो इस कैपिटल ए लिखेंगे 1 बाई कैपिटल के, और ये ए में 1 होता है, तो इसको 1 लिखेंगे Q1 आई Q2 बाई R². ये आपके सीजीएस यूनिट में, ये मीडियम के अंदर होगा, ये फ्री स्पेस. और के की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वहां आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी हम फाइंड आउट करते हैं. अब ए बाई, अब हम यहां, अब आपके पास क्या है, के रिवर्स में है, तो आपके पास क्या के क्या हो जाएगा, अब हम बाई, तो ये आपके पास क्या होगा. ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे. ठीक है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम हैविंग Q1 and Q2 the two charge is separated by a r distance with the electrostatic force in A having same charge and same separation distance. ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बुक्स में दी है, अलग अलग वैल्यू है. वैक्स की बात करते हैं, तो वैक्स में ये 1 2 है. ग्लास की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप के ग्लास है, तो 3 और 4 है. मेटल में ये इतने टाइप से है, वाटर में 80 है. ठीक है, तो ये है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो अलग अलग मटेरियल के अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं. तो डाइलेक्ट्रिक की एक और प्रॉपर्टी है, क्या, डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है, decreases with increase the weight. ये टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डिक्रीज. कैसे, जैसे आपके पास वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, K इज एट 20 डिग्री सेल्सियस वाटर 80, और 25 डिग्री पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो यही आपके पास 78.5. ठीक, तो ये है आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. ये टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो डिक्रीज करता है. ठीक, तो ये तो हमारे पास क्या था, कूलम्ब था इन एसआई एंड सीजीएस यूनिट.